दोस्तों, हमारी दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है एक ऐतिहासिक और मशहूर देश के जिसको यमन के नाम से जाना जाता है। उन्हीं हूती बागियों का देश, उन्हीं हूती लोगों का मुल्क कि जिन्होंने आजकल पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। फिलिस्तीन और इसराइल की जंग शुरू होने के बाद पहले तो इन लोगों ने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करना शुरू कर दिया था, मगर बाद में जब इनको ये रियलाइज हुआ कि इनकी ज्यादातर मिसाइल्स को बीच में मौजूद सऊदी अरबिया के द्वारा रोक लिया जा रहा है, इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है, तो फिर इन्होंने बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज में हेलीकॉप्टर की मदद से रेड सी के इलाके से इसराइल से जुड़ा हुआ पूरा एक जहाज ही हाईजैक कर लिया। पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मचा, मगर इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा इन्होंने अब तो और भी ज्यादा जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई कि जब अमेरिका जैसे एक ताकतवर और सुपर पावर का ओहदा रखने वाले मुल्क के जंगी जहाजों को ही इन लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया। खतरनाक मिसाइल्स के जरिए से इन लोगों ने अमेरिका के जहाज को टारगेट तो किया ही, साथ ही ये लोग शुरू से ही इस बात की वार्निंग देते आ रहे हैं कि ये रेड सी के अंदर इसराइल और इसराइल के सभी दोस्त देशों के जहाजों को टारगेट करते रहेंगे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे उस वक्त तक कि जब तक इसराइल गाजा के अंदर फिलिस्तीनियों पर जुल्म सितम करना बंद नहीं कर देता है। दोस्तों, यमन की इस एक छोटी सी शक्ति की तरफ से इसराइल और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों को ललकारना, धमकाना और इवन उनके ऊपर अटैक करना तो दुनिया के लिए हैरान कर देने वाला था ही, मगर उससे भी ज्यादा जिस चीज ने पूरी दुनिया को चौंकाया वो था दरअसल अमेरिका का खामोश रहना। हर कोई यही सोच रहा था और शुरू से ही हर किसी के दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि आखिर अमेरिका इन हूतीस का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, आखिर इनके सामने खामोश क्यों खड़ा है, आखिर वो कौन सी चीज है और वो कौन सा डर है कि जो अमेरिका को हूतीस पर पलटवार करने से रोक रही है। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका इन हूतीस से मुकाबला करने से या फिर इनके सामने खड़े होने से भी इतना ज्यादा घबरा रहा है। तो दोस्तों, इस चीज का जवाब हमको जरा थोड़ा डिटेल में जाकर मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो यमन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में मौजूद इस मुल्क को देखिए। ये दुनिया का एक ऐसा देश है कि जिसको जिबूती के नाम से जाना जाता है और जिबूती और यमन के बीच में सिर्फ और सिर्फ 28 किलोमीटर का फासला है। और ये जो फासला है ये भी कोई जमीनी फासला नहीं है, बल्कि समुंदर का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा एरिया है। और यही वो छोटा सा समुंदर का इलाका है कि जिस पर न सिर्फ हमेशा पूरी दुनिया की नजर बनी रहती है, बल्कि यही इलाका जिबूती और यमन को भी दुनिया में सबसे अलग बनाता है। यमन की तो आगे हम लोग बात करेंगे ही, मगर ये जो जिबूती है इसको भी दुनिया की राजनीति के हिसाब से काफी खतरनाक और अहम लोकेशन माना जाता है। यही वजह है कि अगर आप लोग इस देश के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस छोटे से देश में ही अमेरिका का मिलिट्री बेस भी है, चाइना का मिलिट्री बेस भी है, फ्रांस के कई मिलिट्री बेसिस हैं, जबकि यहाँ पर स्पेनिश फौजियों के अड्डे भी हैं, इटली का मिलिट्री बेस भी है, इवन जापान के जिसका दुनिया के किसी और इलाके में मिलिट्री बेस नजर नहीं आता है उसका भी यहाँ पर मिलिट्री बेस मौजूद है। साथ ही साथ रशिया, इंडिया, सऊदी अरबिया जैसे दुनिया के कई ताकतवर और बड़े देश जिबूती की गवर्नमेंट के साथ डील भी कर रहे हैं ताकि उनके देशों के मिलिट्री बेसिस भी यहाँ पर कायम किए जा सकें। और इस हिसाब से अब ये दुनिया का इकलौता एक ऐसा देश बन जाता है कि जहाँ पर इतने ज्यादा देशों के मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। मगर सवाल यही है कि आखिर जिबूती में ही क्यों हैं, आखिर जिबूती में ऐसी क्या खास बात है। तो दोस्तों, इसका सीधा सिंपल और इकलौता जवाब है समुंदर का वो छोटा सा इलाका कि जो यमन और जिबूती के बीच में मौजूद है और जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया और जिसको बाबुल मंदेब के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों, हमारी दुनिया में जितना भी व्यापार होता है और स्पेशली एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापार होता है वो दरअसल इस 28 किलोमीटर के छोटे से इलाके के बगैर हो ही नहीं सकता है। मिसाल के तौर पर एशिया के जितने भी देश हैं, अब वो चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नीचे की साइड में जापान, जो भी देश हो, हर किसी के समुद्री जहाज को इंडियन ओशन से होकर सबसे पहले तो यमन और जिबूती के पास पहुंचना पड़ता है और फिर 28 किलोमीटर के इस पतले और छोटे से इलाके से अपने आप को पार करते हुए रेड सी में पहुंचते हैं। रेड सी को क्रॉस करते हुए ये लोग मिस्र की सुएज कैनाल में पहुंचते हैं और फिर वहां से मेडिटेरियन सी में एंटर कर जाते हैं। मेडिटेरियन सी में पहुंचते ही अब इनको यूरोप के जिस भी देश में जाना होता है उसमें चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये व्यापार मतलब के बिजनेस के पर्सपेक्टिव से एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता है। स्पेशली बात करें अगर तेल और गैस की, तो लगभग दुनिया का 10% ऑयल
और जबकि 6% के करीब नेचुरल गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। और ये सारा तेल और गैस आता है पर्शियन गल्फ के उसी इलाके से कि जिसके चारों तरफ तेल और गैस से मालामाल देश मौजूद हैं, जैसा कि ईरान, सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई वगैरह वगैरह। वैसे तो पर्शियन गल्फ का ये इलाका भी अपने आप में काफी अहम है, और बल्कि आप ये कह सकते हैं कि उस बाबुल मंदेब से भी ज्यादा अहम और खतरनाक है कि जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। इस पर्शियन गल्फ के इलाके को तो 21वीं सदी का सबसे खतरनाक और सबसे अहम इलाका माना जाता है। यही वजह है कि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हैं। फिलहाल आसान शब्दों में अभी बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि पर्शियन गल्फ वो इलाका है कि जिसके चारों तरफ मौजूद देशों के पास दुनिया का आधा तेल मतलब कि 50% तेल के रिजर्व मौजूद हैं, जबकि पूरी दुनिया की 40% नेचुरल गैस मौजूद है। दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में यहीं से तेल और गैस भेजी जाती है। मगर परेशानी की बात यह है कि जब इन देशों से ये तेल और गैस एशियन कंट्रीज में जाता है, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान या इस तरह के सारे देशों में, तो वो तो यहाँ से निकलकर सीधा चला जाता है। मगर अगर उसको यूरोप जाना होता है तो फिर उसको इसी छोटे और पतले से समुद्री पॉइंट के जो यमन और जिबूती के बीच में मौजूद है, मतलब कि बाबुल मंदेब, उसी से ही हर हाल में गुजर कर जाना होता है। यही वो चीज है कि जो इस छोटे से समुद्री चेक पॉइंट को हद से ज्यादा अहम बनाती है, क्योंकि अगर कभी भी ये छोटा सा समुद्री पॉइंट किसी वजह से ब्लॉक हो गया या इसको ब्लॉक कर दिया गया तो जो यूरोप की पूरी इकोनॉमी है वो जरा सी देर में धड़ाम से नीचे आ जाएगी, क्योंकि यमन वाले इस छोटे से रास्ते के अलावा यूरोप पहुंचने के लिए जो दूसरा रास्ता है वो हद से ज्यादा लंबा है, जिसकी वजह से वक्त तो ज्यादा लगेगा ही, साथ ही साथ मनी और एनर्जी भी लगेगी। और हाँ, यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि वो रास्ता हद से ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि ये वही रास्ता है कि जिसका इस्तेमाल सदियों पहले यूरोपियन लोग इंडिया के इलाके में आने के लिए किया करते थे, और इस रास्ते के तहत इन लोगों को पूरा का पूरा अफ्रीका पार करके आना होता है। दोस्तों, दुनिया के बेशुमार देशों में से भी जिस एक देश के लिए ये छोटा सा समुद्री इलाका सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, उस देश का नाम है सऊदी अरबिया। हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरबिया एक तेल से मालामाल देश है, उसकी आधी इकोनॉमी ही तेल पर डिपेंड है। मगर सऊदी अरबिया के लिए परेशानी की बात यह है कि उसके लगभग सारे तेल के भंडार पर्शियन गल्फ की तरफ मौजूद हैं, और पर्शियन गल्फ के इस पूरे इलाके पर ईरान की चलती है। ईरान और सऊदी अरबिया क्योंकि एक लंबे वक्त से बड़े दुश्मन रहे हैं, तो इसीलिए ईरान हमेशा सऊदी अरबिया को वक्त वक्त पर धमकाता भी रहता था। इन्हीं तमाम चीजों का नतीजा था कि फाइनली सऊदी अरबिया ने अब अपने ईस्टर्न बॉर्डर से लेकर वेस्टर्न बॉर्डर तक एक बड़ी पाइपलाइन बनाने का फैसला किया, जिसके जरिए से अब पर्शियन गल्फ के इलाके से निकला हुआ ज्यादातर तेल सऊदी अरबिया पहले इन पाइपलाइन के तहत अपने देश के दूसरी साइड में यानी बॉर्डर पर लेकर जाता, और फिर उनको रेड सी में मौजूद जहाजों में भरकर सुएज कैनाल के जरिए से यूरोप के इलाकों में पहुंचा दिया जाता। मगर दोस्तों, तभी सऊदी अरबिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी उस वक्त शुरू हुई कि जब उसकी जंग यमन में मौजूद हुतीज से शुरू हुई। दरअसल यमन के इलाके में जब सिविल वॉर शुरू हुई तो सऊदी अरबिया ने उस ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू किया कि जो हुतीज लोगों के खिलाफ लड़ रहा था। धीरे धीरे हुतीज ताकतवर होते चले गए और उन्होंने यमन की राजधानी सना पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। बस सना पर कंट्रोल हासिल करना था, उसके बाद उन्होंने अपने गुस्से और उन्होंने अपने तमाम हथियारों का रुख अपने दुश्मन के सबसे बड़े मददगार सऊदी अरबिया की तरफ मोड़ दिया। बल्कि इन लोगों ने तो सऊदी अरबिया को कई बार ये धमकियां भी दी कि ये लोग तो उन पाइपलाइंस को भी उड़ा देंगे कि जिसके जरिए से वो अपना ज्यादातर तेल देश की एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचाता है। यकीनी तौर पर ये तो सऊदी अरबिया के लिए एक बड़ी और पूरी तरीके से हिला देने वाली धमकी थी। इसीलिए अब सऊदी अरबिया ने अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया, और उसी डर का ही नतीजा था कि अब सऊदी अरबिया भी यमन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में मौजूद जिबूती नाम के देश में अपना एक मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी करने लगा, ताकि अगर कभी भी कोई हद से ज्यादा बड़ा खतरा आ जाए तो फौरन ही मिलिट्री और ताकत के जरिए से हुतीज से निपटा जा सके। सऊदी अरबिया के अलावा भी अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूरोपियन देशों के लिए भी ये इलाका काफी अहम है, क्योंकि उनका लगभग ज्यादातर बिजनेस इसी रूट से होता है। तेल गैस भी इसी इलाके से जाता है। मगर उस वक्त से ये इलाका यूरोपियन देशों के लिए और भी ज्यादा अहम हो गया है कि जब से यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हुई थी। दरअसल वॉर शुरू होने के बाद रशिया ने यूरोपियन देशों को गैस देना बंद कर दी थी, जिसकी वजह से अब यूरोपियन देशों के पास गैस हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था,
और वो ऑप्शन था कतर देश के, जिसके पास दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा गैस के रिजर्व मौजूद हैं। मगर जाहिर है कतर तो रशिया के मुकाबले में यूरोप से न सिर्फ काफी दूर है, बल्कि उसके पास तो कोई ऐसी पाइपलाइन भी नहीं है कि जिसके जरिए से डायरेक्ट यूरोप तक ये गैस भेजी जा सके। अब जाहिर है कतर से भी ये गैस वगैरह हो न हो इसी छोटे से रास्ते से, मतलब कि बाबुल मंदेब से होकर ही यूरोप तक पहुंचेगी। यही वजह है कि ज्यादातर ताकतवर और मशहूर यूरोपियन देश न सिर्फ पहले से ही जिबूती नाम के इस इलाके में डेरा डालकर बैठे हैं, बल्कि और भी ज्यादा तादाद में या फिर और भी नए देश इस इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं। चाइना इस इलाके में अपना मिलिट्री बेस इसलिए बनाकर बैठा है क्योंकि उसका ज्यादातर एक्सपोर्ट्स इन्हीं सारे इलाकों से गुजरकर दुनिया की बाकी मार्केट तक पहुंचता है। और जाहिर है हम जानते हैं कि चाइना की तो इकोनॉमी ही इसी पर डिपेंड है, और अमेरिका इस इलाके में सिर्फ इसलिए बैठा है ताकि वो सब पर नजर बनाकर रख सके और देख सके कि कहीं चाइना या इस तरह का कोई दूसरा देश इतना ज्यादा ताकतवर भी ना हो जाए कि इस पूरे रूट पर और इस पूरे इलाके पर अकेला कंट्रोल हासिल कर ले। तो दोस्तों, अब तक तो आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी समझ ही चुके होंगे कि आखिर अमेरिका को हूती लोगों से क्या खतरा है और वो चाहकर भी उनके ऊपर बदले की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं ये लोग इस पूरे रूट को ही ब्लॉक ना कर दें। उसके अलावा एक और बड़ी वजह सऊदी अरबिया भी है। दरअसल बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बात क्लियर कर चुकी हैं कि बार बार हमला करने की वजह से अमेरिका तो आपा खो भी चुका था और इन लोगों के ऊपर हमला करना चाहता था, इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहता था, मगर सऊदी अरबिया ने रोक दिया, क्योंकि सऊदी अरबिया को ये खतरा है, या फिर ये कह सकते हैं कि सिर्फ खतरा ही नहीं है, इनडायरेक्टली उसको ये धमकी भी मिल चुकी है कि अगर यमन के हुतीस के ऊपर कोई अटैक होता है या कोई बड़ी कार्रवाई के बारे में सोचा जाता है तो यमन के हुतीस डायरेक्ट सबसे पहले सऊदी अरबिया को टारगेट करेंगे। सऊदी अरबिया में जो उसकी तेल की कंपनीज हैं या तेल के बाकी जो ठिकाने हैं या तेल से जुड़ी जो चीजें हैं उनको ही निशाना बनाया जाएगा। और यही वो चीज है कि जो सऊदी अरबिया या फिर यूएई जैसे देशों को इस बात पर मजबूर कर रही है कि वो अमेरिका पर हुतीस के मामले में लगाम लगा कर रखें। हालांकि दोस्तों, ये चीज फ्यूचर में देखने वाली होगी कि अमेरिका कब तक हुतीस पर कार्रवाई नहीं करता है, और अगर जब भी करता है तो कैसे करता है, किस तरह से करता है और किन देशों के साथ करता है। आप लोगों को फ्यूचर के बारे में क्या लगता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।